नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपका अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित अजंता की गुफाओं पे चर्चा किया था। पिछली 2 कक्षाएं हमने अजंता की गुफा पे अभी तक चर्चा किए हुए हम लोग। आज हमारा अगला बिंदु है उसी अजंता से ही संबंधित, अजंता की गुफाओं से ही संबंधित अजंता की गुफाओं अजंता की गुफाओं तथा भित्ति चित्रों का निर्माण काल। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभी तक अजंता की गुफा पे 2 वीडियो बनाया गया है, 2 क्लास ली गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी प्रतियोगी छात्र कला विषय से संबंधित जो हमारे कलाकार भाई एवं बहन हैं, उनको सभी को पता होगा कि अजंता की गुफा हमारे एग्जाम के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो पिछली जो 2 कक्षाएं हमने पढ़ी है उसको जो जाके आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं देखा होगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। शेयर करने की इच्छा हो तो वो भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष, बहुत ज्यादा मन और ध्यान लगाकर इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए, ताकि सारी बात आपके समझ में आसानी से आ जाए। टॉपिक थोड़ी सी लंबी लेंदी है, थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा फैक्ट भरा हुआ है इसमें, तो थोड़ी सी समस्या आपको आएगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वह भी समस्या आपकी दूर कर दी जाए। तो आज का हमारा बिंदु है अजंता गुफा से संबंधित। आज की हेडिंग है कि अजंता की गुफाओं तथा भित्ति चित्रों का निर्माण काल। अजंता के गुफाओं तथा भित्ति चित्रों के निर्माण काल की अगर बात की जाए तो अजंता में जो गुफाएं पाई गई है दोस्तों, प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, कि अजंता में जो अगर प्राचीनता की बात की जा रही है, अगर हम बात कर ले, ये देखिए हेडिंग ही हमने बना के रखा है कि अजंता के गुफाओं तथा भित्ति चित्रों के निर्माण काल की बात की जा रही है कि इनका निर्माण कब हुआ, इनके भित्ति चित्रों का निर्माण कब हुआ और उन गुफाओं का निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ। तो दोनों का आपस में परस्पर संबंध है कि जो गुफाएं प्राचीन हैं उनमें भित्ति चित्र भी प्राचीन है। अर्थात कहने का मतलब है कि अजंता में जो गुफाएं पाई गई हैं, अजंता की जो गुफाएं जितनी प्राचीन है, उन गुफाओं से संबंधित उनमें पाए गए भित्ति चित्र भी उतने ही प्राचीन है जितनी कि वह संबंधित गुफा। कहने का मतलब है कि अजंता के गुफाएं जो है, जो अजंता की गुफाएं हैं और उनमें उन गुफाओं में पाए गए जो भित्ति चित्र हैं, दोनों समकालीन है, एक ही काल के बने हुए हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम बताने का प्रयास करें कि जैसे कोई मान लो एक गुफा है, मान लो गुफा नंबर 9 और 10, सबसे प्राचीन गुफा के रूप में हम इनको यदि मान ले, गुफा 9, 11, 12, 13 को अगर हम सबसे प्राचीन गुफा मान ले, यदि इसमें जो चित्र पाए गए हैं जब इन गुफाओं का निर्माण हुआ, ठीक उसी समय इन गुफाओं में भित्ति चित्रों का भी निर्माण हुआ। तो कहने का इतना सा ही मतलब है कि गुफाओं के निर्माण काल में जो गुफाएं जितनी प्राचीन है, उन गुफाओं से संबंधित उनमें बनाए गए भित्ति चित्र भी उतने ही प्राचीन हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जो गुफाएं जितनी प्राचीन है, उनके अंतर्गत वे भित्ति चित्र भी उतने ही प्राचीन है। तो अजंता की गुफाओं में जो अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या
8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। ये जो 6 गुफाएं हैं, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12 और गुफा संख्या 13, यानी 8 से लेकर 13 तक ये जो 6 गुफाएं हैं, ये सबसे प्राचीन गुफा है। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा यही 6 गुफाएं हैं, जो गुफाएं संख्या में 8 से लेकर 13वीं गुफा तक मानी गई हैं, यानी 8वीं गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 11वीं गुफा, 12वीं गुफा और 13वीं गुफा। मेरे प्यारे मित्रों, ये 6 की 6 गुफा अजंता की जो है 8 से लेकर 13 तक, यह सबसे 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 प्राचीन और पुरानी गुफा मानी गई है। तो अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। प्रश्न सीधा हिट करेगा कि अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा है, तो सर्वाधिक प्राचीन गुफा हम किसे बताएंगे? गुफा संख्या 8 से लेकर गुफा संख्या 13 तक ये जो 6 गुफाएं हैं, यह सबसे प्राचीन है। अगर इनके निर्माण की बात करें तो ये गुफाएं 2री सदी ईसा पूर्व से, ये गुफाएं 2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुई। यानी जो अजंता की गुफाएं हैं, उनमें सबसे प्राचीन गुफा अगर बात की जाए तो कुल 6 हैं, 8 से लेकर 13 तक। इन गुफाओं के निर्माण काल की बात की जाए तो ये गुफाएं जो सबसे प्राचीन मानी गई हैं, इन गुफाओं का निर्माण 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 2री सदी ईस्वी के मध्य शक सातवाहन जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, एक है शक और दूसरा है सातवाहन। ये शक और सातवाहन शासकों के संरक्षण में तथा उनके ही योगदान से इन गुफाओं का निर्माण हुआ, जो कि सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। कुल 6 संख्या बताई गई है इन प्राचीन गुफाओं की, जो कि शक और सातवाहन शासकों के योगदान तथा संरक्षण से बनकर तैयार हुई है। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा की अगर बात कर ली जाए तो ये जो 6 गुफाएं हमारे सामने हैं, उन सभी 6 गुफाओं में भी अगर सबसे प्राचीन गुफा की बात की जाए तो सबसे प्राचीन गुफा यही गुफा संख्या 13 है। यानी इन सभी 6 प्राचीन गुफाओं में सर्वाधिक सबसे प्राचीनता की बात की जाए तो सबसे प्राचीन गुफा गुफा संख्या 13 यानी 13वीं गुफा को माना जाता है। अगर बात कर ली जाए प्राचीनता की तो सबसे प्राचीन गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक 6 गुफाएं सबसे प्राचीन है।
जो कि शक और सातवाहन शासकों के संरक्षण में बनाई गई है। उन्हीं के योगदान से, शक और सातवाहनों के योगदान से यह गुफाएं बनाई गई हैं। और उन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा, इस 13वीं गुफा को सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है। अगर बात कर ली जाए गुफा संख्या 8 की, गुफा संख्या 12 की और गुफा संख्या 13 की, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 8, 12 और 13, ये जो प्राचीन गुफाएं हैं, इन्हीं के अंतर्गत ये जो 3 गुफाएं, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 13, ये 3 ऐसी प्राचीन गुफाएं हैं जिनमें किसी भी प्रकार के चित्र नहीं पाए गए हैं। कोई भी चित्रों का अंकन या साक्ष्य यहाँ पर नहीं पाया गया है। गुफा संख्या 8, 12 और 13 में ये 3 गुफाएं हैं। हालांकि है तो प्राचीन, और इनमें भी सबसे प्राचीन यही हमारी 13वीं गुफा मानी गई है। अगर हमसे प्रश्न पूछ ले कि अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन या सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन, अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा यही गुफा संख्या 13 है। अगर बात कर ली जाए सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है, तो 8 भी प्राचीन है, 12 भी प्राचीन है, 9 भी प्राचीन है, 10 भी प्राचीन है, 11 भी प्राचीन है, लेकिन सबसे ज्यादा पुराना प्राचीन यही गुफा संख्या 13 है। और उन गुफाओं में 3 गुफाएं ऐसी हैं, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 12 और गुफा संख्या 13, जिनमें किसी भी प्रकार के चित्र के साथ या कोई चित्र के अवशेष या कोई भी भित्ति चित्र ना पाया गया है, ना मिला है। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है, लेकिन गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 12 और गुफा संख्या 13 में किसी भी प्रकार के कोई चित्र नहीं पाए गए हैं। अगर बात कर ले, एक क्वेश्चन आपका तो यहीं से बन जाता है कि एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। अगर हम बात कर लें गुफा संख्या 9 और 10 की, गुफा संख्या 9 और 10 की, यानी 9वीं और 10वीं गुफा। ये जो 9वीं और 10वीं गुफा है, ये भी तो वही गुफाएं हैं जो 8 से 13 के अंतर्गत आती हैं, जो कि सबसे प्राचीन मानी गई है। तो यह भी गुफाएं उतनी ही प्राचीन मानी जाएंगी, कुछ चूंकि 8 से 13 तक गुफाओं को सबसे प्राचीन गुफा के श्रेणी में रखा गया है, सबसे प्राचीन गुफाएं मानी गई है। ये शक और सातवाहनों के संरक्षण में बनी है। इनमें भी सबसे ज्यादा पुरानी गुफा संख्या 13 है, परंतु गुफा संख्या 8 और 12 और 13 में किसी भी प्रकार के चित्र नहीं पाए गए हैं। लेकिन जो सबसे प्राचीन और चित्रों के साक्ष्य भी मिले हैं, सबसे प्राचीन गुफा चित्रों की श्रेणी में ये 2 गुफाएं रखी जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, अपने जेहन में बैठा लीजिएगा कि सबसे प्राचीन गुफा भित्ति चित्र कौन सी गुफा संख्या के हैं, तो गुफा संख्या 9 और 10 के हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा हिट करता है यहां से कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा, अगर शब्द केवल यही रहे, शब्द केवल इतना सा ही रहे कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो हम कह देंगे कि गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है। अगर ऑप्शन में एक गुफा करके दिया है कि एक 13, एक 14, एक 18, एक 20 है, तो हम 13 पे ऑप्शन कर देंगे, सबसे प्राचीन गुफा 13 है। अगर आपसे पूछ ले कि अजंता की गुफाओं में सबसे पुरानी चित्रित गुफा कौन सी है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे लाला, कि सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है, तो अजंता की सबसे प्राचीन और चित्रित गुफा यही 9वीं और 10वीं है।
तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रहा है कि अगर सबसे पुरानी गुफा पूछता है तो गुफा संख्या 13 हो जाएगी। अगर पूछता है कि सबसे पुरानी व चित्रित गुफा कौन सी है तो वह गुफा संख्या 9 और 10 हो जाएगी। अगर और बात कर ले तो गुफा संख्या 8, 9, 11, 16 और 26। 8, 9, 11, 16 और 26। गुफा संख्या 8, 9, 11, 16 और 26, ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं में मूर्तियां भी पाई गई हैं। इन गुफाओं में मूर्तियां भी पाई गई हैं। यानी गुफा संख्या 8, 9, 11, 16 और 26 जो ये गुफा संख्या 8, 9, 11, 16 और 26, ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं में मूर्तियां भी पाई गई है। इन गुफाओं में मूर्तियां भी पाई गई हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर गुफा संख्या 15 से गुफा संख्या 22 तक की बात की जाए कि ये गुफाएं यानी गुफा संख्या 15 से गुफा संख्या 15 से 22 तक, ये जो गुफा संख्या 15 से 22 तक यानी 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, ये जो 15 से 22 तक की गुफाएं हैं, गुफा संख्या 15 से गुफा संख्या 22 तक की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण काल पहली सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुई है। यानी गुफा संख्या 15 से लेकर 22 तक की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण काल पहली शताब्दी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुई। पहली सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य बनकर कौन सी गुफाएं तैयार हुई? तो गुफा संख्या 15 से गुफा संख्या 22 तक, गुफा संख्या 15 से गुफा संख्या 22 तक। लेकिन इनमें जो विशेष काम हुआ वह 3री शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के ही मध्य इन गुफाओं में विशेष कार्य हुआ। फर्ग्यूसन महोदय इनमें से सबसे नई गुफा यानी सबसे बाद की गुफा पहली तथा दूसरी गुफा को मानते हैं। लेकर हम बात कर लें, जो पहली गुफा है, पहली गुफा और दूसरी गुफा, ये सबसे बाद की या नई गुफा है या मानी गई है। यह सबसे बाद की या सबसे नई गुफा मानी गई है। ये जो 15 से 22 तक की गुफाएं हैं, इनका निर्माण काल पहली सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य वाकाटकों के
संरक्षण में निर्मित हुई है या वाकाटकों के संरक्षण से या उनके संरक्षण में या वाकाटकों के योगदान से यह गुफा संख्या 15 से लेकर गुफा संख्या 22 तक की गुफाओं का निर्माण हुआ है। किसके सहयोग से, किसके संरक्षण से प्यारे प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वाकाटकों के संरक्षण से या उनके योगदान से। फर्ग्यूसन महोदय भी, अगर बात कर लें फर्ग्यूसन महोदय पहली गुफा को सबसे बाद की गुफा मानते हैं, सबसे बाद की गुफा मानते हैं, जिसका निर्माण सातवीं या छठवीं सदी ईसा पूर्व बताया गया है। जिसका निर्माण, एक मिनट इसको साफ कर ले भैया, हम यार उल्टा सीधा हो जाता है। चलिए, तो पहली गुफा जो है, इस पहली गुफा को फर्ग्यूसन महोदय ने सबसे बाद का माना है और बताया है कि यह पहली गुफा 7वीं सदी ईस्वी में बनकर तैयार हुई या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह गुफाओं का, पहली गुफा का निर्माण हुआ। अगर हम बात कर ले कि ये गुफाओं में, ये जो गुफाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई अभी तक, इन गुफाओं के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान रहा, हमने वह भी देखा। और हमने यह भी एक चीज और गौर करिएगा कि यहाँ तक अभी हमने गुप्तों का नाम नहीं लिया है। जो गुप्त राजवंश था, गुप्तों का जो शासन चल रहा था, क्योंकि जो विंध्य पर्वत है भारत के ये जो भारत है, भारत में जो विंध्य पर्वत है, इस विंध्य पर्वत के दक्षिण में वाकाटकों का राजवंश चल रहा था। और ठीक उसी समय में इसी विंध्य पर्वत के उत्तर में गुप्त राजवंश चल रहा था, गुप्तों का शासन चल रहा था। एक ही टाइम पीरियड में, एक ही समय में भारत के जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में वाकाटकों का राजवंश राज कर रहा था और इसी विंध्य पर्वत के उत्तर में गुप्त राजवंशों का राजा शासन कर रहा था। यानी उत्तर में गुप्त राजवंश चल रहा था और विंध्य के दक्षिण में वाकाटक का शासन चल रहा था। दोनों का टाइम पीरियड एक ही था। गुप्त और वाकाटक एक ही समय में शासन कर रहे थे। वो दक्षिणी भाग पे, भारत के विंध्य के दक्षिणी भाग पे शासन कर रहे थे वाकाटक, और गुप्त उत्तरी यानी विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग पर शासन कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, चाहे वाकाटक हो चाहे गुप्त हो, दोनों का टाइम पीरियड एक ही था। इसीलिए इन गुफाओं को, जो गुफाएं हमने अभी अभी चर्चा की है इसके पहले, इन सभी गुफाओं में वाकाटकों का तो नो डाउट योगदान था ही, संरक्षण था ही। अगर प्रश्न पूछ ले वाकाटक ऑप्शन में ना रहे, हमको गुप्तों को भी मान लेना है, यानी गुप्त राजवंशों का भी योगदान व संरक्षण मान लेना है और सही कर देना है। क्योंकि इस समय तो एक ही था। अगर काल की बात पूछ रहा है तो उसी समय भले न योगदान गुप्त राजवंशों का रहा हो, लेकिन उस टाइम तो उनका चल ही रहा था जिस समय इन गुफाओं का निर्माण हो रहा था। तो वाकाटकों का भी निर्माण में योगदान रहा है, गुप्तों का निर्माण में योगदान था या ना था वो अलग बात है। लेकिन जिस समय वाकाटक था उसी समय गुप्त था, इसलिए ये गुफाएं वाकाटक के साथ साथ गुप्त काल की भी मानी जाएंगी। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कहने का बस इतना सा ही मतलब है। तो चलिए अगला बिंदु हमारा है। अगला बिंदु क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा कि अजंता में हम देखेंगे कि भित्ति चित्रों की विधि क्या है। अगली हेडिंग हमारी है अजंता में अगली हेडिंग है हमारी अजंता में
भित्ति चित्रों की प्रविधि या विधि। अगली हेडिंग है हमारी कि अजंता में भित्ति चित्रों की क्या विधियां रही, किस प्रकार से बनाई जाती थी। तो हम बात कर ले अजंता के भित्ति चित्रों की विधियों के बारे में। तो अजंता के भित्ति चित्र के विधि की बात कर ली जा तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि ये लोग धरातल बनाते थे। कि जो उस समय के लोग थे ये लोग धरातल बनाने का काम करते थे, जिसके लिए ये लोग गोबर के साथ साथ चोकर के साथ साथ धान की भूसी के साथ साथ बजरी के साथ साथ उड़द की दाल आदि को एक ही में मिक्स करके अलसी के पानी में डुबोकर रख देते थे। अलसी के पानी में भिगोने के लिए वह उसी में डुबोकर 4-6 दिन, 1 हफ्ता, 8-10 दिन के लिए रख देते थे। जब वह खूब फूल जाता था भीग कर तो उसको ले जाकर वो गुफाओं के जो खुरदुरी भित्त थे, जो उनकी भित्त यानी भीतें जो होती थी, दीवार जो होती थी वो खुरदुरी होती थी। उन्हीं खुरदुरी दीवारों पर यही बना हुआ मसाला वो लोग इसी का लेप लगाते थे। और इसी के लेप लगाने के बाद ये लोग इसका लेप लगभग जो है 3/4 से 1 इंच तक ये जो गोबर, चोकर, धान की भूसी, बजरी, उड़द की दाल आपस में मिलाकर अलसी के पानी में भिगोकर रख देने के बाद हफ्ता 10 दिन बाद निकालते थे। वही ले जाकर खुरदुरी चट्टानों पर, भित्तियों पर उसी का लेप लगाते थे। और उसका लेप कितनी मोटाई में लगाते थे? लगभग 1.25 से 1 इंच की मोटाई में प्लास्टर चढ़ाते थे। तो भैया ध्यान दीजिएगा कि जो 3/4 या 1.25 से 1 इंच की मोटाई पे ये लोग उन खुरदुरी भित्तों पर अपना लेप लगा देते थे। उसके बाद क्या काम करते थे कि अंडे के छिलके जितना, यानी जितनी मोटाई अंडे के छिलके की होती है सेम उतनी ही मोटाई ये लोग सेम उतनी ही मोटाई का चूने का ऊपर से लेप लगा देते थे। चूने का ऊपर से लेप लगा देने के बाद ये लोग धरातल पूरी तरह से तैयार कर लेते थे। यानी धरातल बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं अजंता में भित्ति चित्रों की विधि। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले ये लोग धरातल बनाने का काम करते थे। धरातल बनाने के लिए गोबर, चोकर, धान की भूसी, उड़द की दाल, बजरी आदि को एक ही में मिक्स करके अलसी के पानी में भिगो कर रख देते थे। उसको भिगोने के बाद कुछ दिन छोड़ देते थे और वह जब उसको निकालते थे 1 हफ्ते 10 दिन बाद तो खुरदुरी भित्तियों पर वह 3/4 अर्थात 1.25 से 1 इंच की मोटाई में उसी का लेप लगाकर धरातल बनाने का प्रयास करते थे। और उसके ऊपर से अंडे के छिलके जितना पतला ये चूने का लेप लगाकर धरातल तैयार कर लेते थे। फिर उसके बाद उसमें रंग भरने का काम करते थे। सबसे पहले ये लोग धरातल बनाने के बाद लाल रंग से रेखांकन करते थे। लाल रंग से रेखांकन करते थे। लाल रंग से रेखांकन करते थे तथा लाल रंग से रेखांकन करने के बाद ये लोग उसमें और रंग भरते थे तथा अंत में काले व भूरे रेखा से काले व तथा अंत में काले
काले व भूरे भूरे रंग से सीमा रेखा बना देते थे तथा अंत में यह काले और भूरे रंग से सीमा रेखा बना देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी मोटाई में फिर चूने के लेप अंडे के छिलके के जितना पतला लगाने के बाद जब पूरी तरह से धरातल तैयार हो जाता था तो धरातल तैयार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। जहां बात में समझ में आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर से अगले दिन बताने का प्रयास करूंगा। आपको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, टेंशन केवल देना है और जितना पढ़ा दिया जाएगा सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा। आप देख लीजिएगा कि एक एक प्रश्नवा यहीं से हम आपको दिखा देंगे जो परीक्षा 2024 में यहाँ से ली जाएगी यूपी टीजीटी बीटी पीजीटी कला विषय की। तो हम एक एक प्रश्नवा यहीं से आपको दिखा देंगे। तो भैया जो है यहां तक तो बात हो गई। फिर जो है ये प्लास्टर लगाकर इसमें लाल रंग से रेखांकन कर दिया गया, लाल रंग से रेखांकन कर दिया और रंग भरने के बाद काले व भूरे रंग से सीमा रेखाएं बना दी गई। बताते हैं विद्वानों का मानना है कि ये जो अजंता के भित्ति चित्र हैं ये टेम्पेरा पद्धति में बने हैं। किस पद्धति में? टेम्पेरा पद्धति में बने हैं। एक विद्वान है विसेंट स्मिथ, एक विद्वान का नाम मिलता है विसेंट स्मिथ का मानना है कि अजंता की गुफाओं में टेम्पेरा के साथ साथ फ्रेस्को तकनीक का भी प्रयोग हुआ है। यानी टेम्पेरा का प्रयोग गुफाओं के भित्ति चित्रों में तो हुआ ही हुआ है। विसेंट स्मिथ का मानना है कि टेम्पेरा के साथ साथ फ्रेस्को तकनीक का भी प्रयोग हुआ है। यह टेम्पेरा पद्धति क्या है? टेम्पेरा पद्धति में क्या होता है कि धरातल सूखा हुआ था, इसे ग्लू रंग तकनीक भी कहा जाता है। फिर टेम्पेरा को ग्लू रंग तकनीक भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि भित्तियां जो सूखे हुए भित्ति हैं, सूखी हुई दीवारों पर ये लोग क्या करते हैं कि पहले एक जगह रंग लेते हैं, रंग में गोंद मिला देते हैं, ग्लू मिला देते हैं। रंग में गोंद मिलाने के बाद ये बबूल का पेड़ का जो गुदिया नहीं लाल लाल निकलता, वही सब मिलाते रहे होंगे। वही सब मिलाने के बाद उसमें कपास यानी रुई मिला देते थे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे। उसके बाद क्या काम करते थे, वो रुई वाला जो भरा जो कपास से संबंधित कपास को जो उसमें रंग के घोल में मिलाने के बाद गोंद में मिलाने के बाद ये लोग सूखी भित्तियों पर ले जाकर उसी चित्र के आकार में वही रुई रंग से भरा हुआ जो था उसी को चपटा देते थे, लगा देते थे। 2, 4, 6 महीने के बाद बेहतरीन तरीके से जब वह सूख जाता था, रुई का जो अवशोषित रंग था, ये रंग जब दीवारें अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, तो रुई को उकेर कर प्यार से तरीके से अच्छे तरीके से उसको उकेर कर निकाल लिया जाता था और गुफाओं पे भित्ति चित्र पूरी तरह से छप जाते थे। ये तो टेम्पेरा पद्धति में होता था। ये विसेंट स्मिथ का मानना है कि इस गुफाओं में फ्रेस्को तकनीक का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि फ्रेस्को तो अपने यहाँ का शब्द है नहीं, यह यूरोपियों का शब्द है फ्रेस्को। इनका मानना है कि जो जो रंग होता था, रंगों को घोलकर इसमें तो सूखी दीवारों पर लगाया जाता था। इनमें जो है फ्रेस्को तकनीक में रंगों को ब्रश के माध्यम से गीली दीवारों पर लेप लगाया जाता था तथा चित्रकारी
की जाती थी। ये तो हो गई ब्रश से लगाने वाली हमारी फ्रेस्को तकनीकी। जो अजंता की गुफाएं हैं, इन गुफाओं के अंतर जो भित्ति चित्र है, भैया ध्यान से पढ़िएगा। अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं में अजंता अजंता की गुफा के भित्ति चित्र तथा अजंता की गुफा के भित्ति चित्र इतने बेहतरीन थे, इतने सुंदर थे, इतने अच्छे थे। अजंता की गुफा के भित्ति चित्र सॉरी पूरा मत लिखिए, बस भित्ति चित्र लिखिए। भित्ति चित्र मिस्र के भित्ति चित्रों से साम्यता, यानी कहने का मतलब समानता या मिलता जुलता मानते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इन गुफाओं के जो भित्ति चित्र है, इनकी समानता मिस्र के भित्ति चित्रों के समान बताई जाती है। कि जो मिस्र के भित्ति चित्र हैं और जो अजंता के भित्ति चित्र हैं, वो दोनों एक समान दिखाए गए हैं, एक समान बताए गए हैं। तो भैया यहां तक तो बात हो गई। अब हम अगली कड़ी में बात करेंगे आपसे अजंता में रंग योजना। हम बात कर लेते हैं आपसे। अगली हेडिंग हमारी होगी अजंता की गुफाओं में, या सीधे सीधे हम लिख दें अजंता में रंग योजना। अजंता की गुफाओं में रंग योजना। माइक चल रही है कि नहीं? आवाज आ रहा है भैया? कमेंट करके बता दीजिएगा कि अजंता की गुफाओं में अगर रंग योजना की बात कर ली जाए तो आप लोग देखेंगे कि गुफा चित्र जो है, अजंता के गुफा चित्र जो है, उनमें सामान्यतः खनिज रंगों का प्रयोग होता था। भैया अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें सामान्यतः खनिज रंगों का प्रयोग होता था, क्योंकि कारण भी था। अगर खनिज रंगों का प्रयोग न होता तो चूने का जो लेप होता था, चूना जो होता है वह क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण कलर जो है ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते और उन कलर में, उन रंग में चमक भी नहीं आ सकती। तो कलर ऐसा बनाया जाए, इस चीज का इस माध्यम से बनाया जाए ताकि क्षारीयता, चूने की क्षारीयता के कारण जल्दी नष्ट भी ना हो और उनमें चमक और धमक बरकरार बनी रहे। तो इसके लिए अजंता की गुफाओं में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। किन रंगों का प्रयोग किया गया? खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? हमने अभी अभी चर्चा किया कि खनिज रंगों का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि जो है चूने के कारण, चूना भाई क्षारीय होता ही होता है, चूने के कारण रंग क्या होंगे, वे जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और रंग में चटक मटक चमक वगैरह नहीं आएगी। इसलिए चमक भी बनी रहे, ज्यादा दिन तक रंग भी लगा रहे, बना रहे चित्रों पर, इसलिए खनिज रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। तो खनिज रंगों में आप देखेंगे कि सर्वाधिक गेरू का प्रयोग किया गया।
गेरू के साथ साथ हिरौजी, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। गेरू, गेरू के बाद हिरौजी, चूना पत्थर, कोयला, आदि खनिज रंगों का प्रयोग अजंता के भित्ति चित्रों को बनाने में किया जाने लगा। खनिज रंगों का प्रयोग खनिज रंगों में गेरू, हिरौजी, चूना पत्थर, कोयला। गेरू, खड़िया भी होता था, इसी में खड़िया का भी रंग सफेद रंग तो खड़िया से बनता था। लाला कहा है बाबू लोग, सही कह रहे हैं ना? हाँ, तो गेरू, खड़िया, हिरौजी, चूना पत्थर, कोयला आदि से खनिज रंग बनाया जाने लगा। तो अजंता में हम देखेंगे जब इन सभी रंगों का प्रयोग किया जाने लगा तो हम देखेंगे कि अजंता में लाल, पीला, नीला, काला, सफेद और हरा। लाल, पीला, नीला, काला और सफेद, यानी जब वनस्पति यानी खनिज रंगों का प्रयोग रंग विधियों में किया जाने लगा। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए जो खनिज रंग बनाए जाते थे, उन खनिज रंगों में लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला रंग, सफेद तथा हरा रंग बनाया जाता था और बनाकर इन्हीं रंगों से अजंता के गुफाओं में भित्ति चित्रों की चित्र बनाए जाने लगे, भित्ति चित्र बनाए जाने लगे। ये जो लाल रंग था, यह जो लाल रंग है, यह गेरू से बनाया जाता था, तथा सर्वाधिक प्रयोग इसी लाल रंग का हुआ है, गेरुए का हुआ है। तो कहने का मतलब है कि लाल रंग अजंता की गुफाओं में जो लगाए गए हैं वह गेरू से बनते थे और इन्हीं का प्रयोग सर्वाधिक होता था। हम बात कर ले पीले रंग की। पीला रंग प्योरी मिट्टी से बनता था। पीला रंग प्योरी मिट्टी से बनता था। एक मिनट भैया, तो खुले साफ हुई। प्योरी मिट्टी से बनता था। यह पीला रंग लोग कुछ विद्वानों का जनरल मान्य विचार प्योरी मिट्टी से है कि पीला रंग प्योरी मिट्टी से ही बनता था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सांख्यिकी से भी बनता था, जो कि बहुत हद तक सही नहीं माना जाता है। यहाँ के लोग बकरी का पालन करने लगे। बकरी के पालन करने में ये लोग एक हफ्ता, 10 दिन, 15 20 दिन, एक महीना बकरिया को खाली आम का पत्ता खियावे और दूसर कुछ खियाबे न करे, खाली आम के पत्ता खियावे। जब बकरिया 15-20 दिन खाली आम पत्ता खाए, वो जो बाथरूम करती थी बकरिया, वह बिल्कुल पीले रंग का करती थी। तो वही किसी बर्तन में वही बकरिया का जो मूत्र होता था, उसी को रखकर उसी में यही प्योरी मिट्टी घोल दिया जाता था, जिससे पूरी तरह पीले रंग का प्रयोग करने में आसानी हो जाती थी। पीला रंग ठीक इसी प्रकार बन जाता था।
तो पीला रंग त्योड़ी मिट्टी से बनाया जाता था। ये जो नीला रंग है, ये जो नीला रंग है, नीला रंग, नीला रंग, नीला रंग, यह आयातित रंग था। आयातित, आयातित रंग था। जो पीला रंग है यह आयातित रंग था, यानी इसका निर्माण ये लोग नहीं करते थे। विद्वानों का मानना है कि यह जो नीला रंग है यह फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी व अफगानिस्तान से आयातित होते थे, मंगाए जाते थे। ये नीले रंग जो होते थे यह लाजवर्द से बनाया जाता था। किससे? लाजवर्द से। यह नीला रंग लाजवर्द से बनाया जाता था और यह मान्य विचार है कि अफगानिस्तान से आयातित होता था, मंगाया जाता था, क्योंकि लाजवर्द का ज्यादातर भंडार यही अफगानिस्तान में पाया गया था, जो कि यहाँ अजंता की गुफाओं से लेकर यानी भारत से उसका जो है, तब तो भाई अखंड भारत हुआ करता था, एक ही में था। स्थलीय यात्रा करने के लिए स्थल मार्ग भी था इस अफगानिस्तान से। इसीलिए मान्यता दी जाती है कि ये जो लाजवर्द पाया जाता है वह अफगानिस्तान में पाया जाता था, वहीं से मंगाकर नीला रंग बनाकर अजंता के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगर हम बात कर ले काले रंग की, तो काला रंग कोयला या काजल से बना लेते थे, काजल या कोयला से बना लेते थे। काला रंग काजल या कोयला से बनाकर तैयार करते थे। सफेद रंग ये लोग खड़िया से बनाते थे और हरा रंग टेरावर्ट के माध्यम से, कहने का मतलब है जो हरा रंग है ये हरा रंग टेरावर्ट पत्थर को घिस कर बनाने का कार्य करते थे। यानी ये तो रंग योजना की बात हो गई, अजंता के गुफा के रंग योजना की बात हो गई। अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा अजंता के गुफाओं में जो भित्ति चित्र पाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा किन रंगों का प्रयोग हुआ है? उनमें सबसे ज्यादा किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया रंग लाल है। लाल के बाद काला माफ करिएगा, उसके बाद काला के बाद पीला के बाद आप सफेद भी रख सकते हैं। आपसे इतना सा ही काम है, बस इतनी जानकारी पर्याप्त होगी आपके लिए कि सबसे ज्यादा उन लोग लाल रंग का प्रयोग करते थे चित्र बनाने में। उसके बाद अगर किसी रंग का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते तो काले रंग का, उसके बाद पीले रंग का, यानी सर्वाधिक जो है लाल रंग का प्रयोग करते थे, उसके बाद काले रंग का प्रयोग करते थे, उसके बाद पीले रंग का प्रयोग करते थे अजंता वाले। तो भैया ये तो बात हो गई उनकी रंग योजना की। अब हम बात कर लेते हैं अजंता के भित्ति चित्रों का विषय क्या था। हम बात कर लेते हैं कि अजंता के भित्ति चित्रों का विषय क्या रहा है। अजंता के भित्ति चित्रों का विषय क्या रहा है? हेडिंग होगी अजंता के
भित्ति चित्रों का विषय, अजंता के भित्ति चित्रों का विषय क्या था, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए गर्मी में आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है मेरे दोस्त, मेरे आका। आप लोग श्रीमान महोदय से विनती है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अंत तक बने रहिए। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और अंत तक क्लास में बने रहिएगा। तो अगर हम बात कर लें अजंता गुफा के भित्ति चित्रों का विषय क्या था, अगर प्रमुख रूप से देखें, प्रमुख रूप से तो अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र का जो विषय था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म से संबंधित था। वह बुद्ध के जीवन परिचय पर आधारित विषय था। वह बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कहानियों पर अर्थात जातक कथाओं पर आधारित था उनका विषय। यानी मुख्य रूप से कहा जाए कि अजंता के भित्ति चित्रों का विषय क्या था, तो अजंता के भित्ति चित्रों का विषय मेरे प्यारे विद्यार्थियों बौद्ध धर्म का और बुद्ध के जीवन का परिचय था और बुद्ध से संबंधित उनकी जातक कथाओं से था। जातक कथाएं कुल लगभग 547 मानी गई हैं। कितनी? 547 कुल जातक कथाएं मानी गई हैं। हालांकि अलंकरण वर्णन और चित्रण भी इसके प्रमुख विषय भी रहे हैं। अलंकरण चित्रण वर्णन भी इन गुफाओं के प्रमुख विषय में से इनका भी महत्वपूर्ण मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण आधार बनकर रहे हैं जिन पर चित्रकारी की गई है। कहने का मतलब है कि अजंता की गुफाओं का जो भित्ति चित्र है उसका विषय जो है उसका विषय बौद्ध धर्म, बुद्ध के जीवन से परिचय, बुद्ध के जीवन का परिचय तथा बुद्ध के पुराने जन्मों पे आधारित जातक कथाएं उनके प्रमुख विषय बताए गए हैं। और उसी के साथ साथ अलंकरण चित्र और वर्णन भी इन गुफाओं के भित्ति चित्रों का विषय माना गया है, विषय रहा है। आप देखेंगे एक बहुत ही बड़े विद्वान है वाचस्पति गैरोला। वाचस्पति गैरोला ने इन अजंता के भित्ति चित्रों का विषय जो है कुल 3 वर्गों में विभक्त कर दिया है। किसने? वाचस्पति गैरोला। वाचस्पति गैरोला ने अजंता के भित्ति चित्रों के विषय को अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में भारतीय चित्रकला में, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वाचस्पति गैरोला की। तो वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के भित्ति चित्रों का जो विषय रहा है उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया। पहला उन्होंने रूप वैदिक बताया, दूसरा उन्होंने अलंकारात्मक बनाया। पहला उन्होंने रूप भेदिक बताया, दूसरा अलंकारिक
और तीसरा वर्णनात्मक। तीसरा वर्णनात्मक यानी पहला रूप भेदिक, दूसरा अलंकरणात्मक या अलंकारिक, अलंकारिक और तीसरा माफ करिएगा, तीसरा वर्णनात्मक। तो वाचस्पति गैरोला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता गुफा के भित्ति चित्रों के विषय को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया। पहला रूप भेदिक, दूसरा अलंकरणात्मक या अलंकारिक, तीसरा वर्णनात्मक। पहले वाले में यानी रूप भेदिक में वाचस्पति गैरोला ने बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक के घटनाओं को चित्रित विषय माना है तथा अन्य विविध आध्यात्मिक चित्रों, राजा रानियों आदि के चित्रों को विषय माना है। अलंकरणात्मक में वाचस्पति गैरोला महोदय ने इन्होंने पुष्प, वृक्ष, लताएं, पशु, पक्षी, पुष्प, वृक्ष, लताएं, पशु, पक्षी, अप्सराएं, राक्षस, किन्नर, गंधर्व आदि को यानी पुष्प, लताएं, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, अप्सराएं आदि को इन्होंने अलंकारिक या अलंकरणात्मक के अंतर्गत किसने वाचस्पति गैरोला महोदय ने रखा है तथा वर्णनात्मक में वाचस्पति गैरोला महोदय ने केवल और केवल बुद्ध की जातक कथाओं को रखा है जिनकी संख्या 547 बताई गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा शेयर भी करिएगा और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य छाप दीजिएगा, बताइएगा। तब तक हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।